हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2026 के मेंस पेपर की प्रैक्टिस सीरीज को। इस प्रैक्टिस सीरीज के प्रत्येक सेट पेपर में 80 क्वेश्चंस को मेंशन किया हुआ है, जिससे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन है ऑलरेडी स्लाइड पर गिवन है। मात्र इसके अंतर्गत आपके डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी को ऐड नहीं किया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए नोटिफिकेशन है, क्योंकि आपकी आयोग ने ऑलरेडी एग्जाम सिटी को यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसके लिए जो लेखपाल में आपने मेंस पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपनी सिटी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले कट करनी पड़ेगी अपनी फ़ीस। ध्यान रखिएगा, 200 रुपये आप कट कर दीजिए, उसी के बाद अपना एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर पाएंगे। ये चीज़ आप विशेष तरीके से ध्यान रखना है। अब मात्र आपके पास 1 वीक का समय बचा हुआ है, क्योंकि आज जो डेट आपकी 14 मई हो चुकी है, 21 मई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि एक हफ्ते के अंतर्गत मुझे क्या रिवीजन करना है और क्या इतना छोड़ना है। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश जीके आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उससे संबंधित चैनल पर बहुत जल्द से करंट अफेयर्स आपकी 2025-26 ध्यान रखना है, प्लस आपके PYQ और इम्पोर्टेंट विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए MCQ से संबंधित आपकी लगभग 500+ क्वेश्चंस की आपकी एक मैराथन वीडियो बहुत जल्द चैनल पर अवेलेबल होगी, जिसका समय होगा आपका 15 से लेकर 16 मई के बीच में। इस मैराथन के अंतर्गत आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स हैं, PYQ हैं, उन सबको मेंशन किया जाएगा। और उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। और चैनल पर जितने भी बच्चे हैं जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने कर रखा है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन इस मैराथन का मिल सके, जिससे कि आपके 20 मार्क्स आपके ऑलरेडी एक वीडियो में कवर हो जाएँ। तो चलिए चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन पर। साइमन कमीशन का आगमन भारत किस वर्ष हुआ था? 1927, 1926, 1928, 1919। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत में आगमन कौन से वर्ष आपका हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ था। यहाँ पे इसकी डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आते ही आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके गठन की। तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था इसका गठन? लंदन में इसका गठन किया गया था। जब क्वेश्चन आता है कि भारत में आगमन इसका कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत में इसका आगमन हुआ था। इसमें टोटल मेंबर कितने थे? तो ध्यान रखना है, टोटल मेंबर इसके अंतर्गत आपके 7 थे। और सभी मेंबर क्या थे इसके? अंग्रेज लोग सभी मेंबर थे। इसमें कोई भी भारतीय इसके अंतर्गत ऐड नहीं किया गया था, इसलिए भारत में इसका विरोध हुआ था। भारतीय लोगों ने इसे एक अन्य नाम से भी पुकारा गया। क्या नाम था उसका? अन्य नाम भी आप लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले। भारतीयों ने इसे व्हाइट कमीशन कह के पुकारा गया था। इस कमीशन का भारत में पुरजोर विरोध हुआ था, और विरोध के उपरांत ही लाहौर में, कहाँ पर आपके? लाहौर में इसका विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी इसका विरोध करते समय। लाठी चार्ज हुआ था और लाठी सर में लगने के कारण इनकी डेथ हुई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, लगने के कारण इनकी डेथ आपकी हुई है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया कि भारत में कौन से वर्ष आगमन हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? मुंबई, कराची, लाहौर, लखनऊ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब ये जो लाहौर अधिवेशन है कब हुआ था, तो ध्यान रखना है इसका जो अधिवेशन है वो दिसंबर 1929 ईस्वी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। अध्यक्षता हमेशा पूछी जाती है कि कौन किस समय कौन अध्यक्ष आपका रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसमें ये पारित किया गया था कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। सही आंसर क्या होगा इस प्रकार, ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर 3। बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण चक्र द्वारा हुआ है। महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, निर्वाण, संबोधि या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना या किस घटना को किसके द्वारा चित्रण किया गया है, चक्र के द्वारा चित्रण किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जब आपके महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, तो उन्होंने उपदेश दिया था आपका सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आपका स्थित है। प्रथम उपदेश देने की घटना को चक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन। ये चीज़ आपको याद करनी है, क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किसकी पुस्तक किसके अभिलेख से होती है। समुद्रगुप्त, अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उस चीज़ को आप संभाल लीजिएगा या फिर कह सकते हैं कि सही कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसकी पुष्टि शब्द लिखा होगा। क्या लिखा होगा, इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो यहाँ की जो पुष्टि होती है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, अशोक के अभिलेख से। अब अशोक का कौन सा अभिलेख था वो भी आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे जो अभिलेख है जिसके बारे में लिखा गया है वो है आपका रुम्मनदेही। क्या है, रुम्मनदेही आपका एक अभिलेख है जो कि नेपाल में मिला था, जिसमें लिखा गया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में आपका हुआ है। यहाँ पर राजा बनने के बाद वो अपने 20वें वर्ष में गया था, जहाँ पर उसने टैक्स फ्री भी कर दिया था वो गांव। तो वहाँ पर इसका वर्णन मिलता है कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची, अमरावती, भीमबेटका, बाग या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन काल से संबंधित है। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, भीमबेटका जो स्थल है आपका वो प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए आपका फेमस है। अब बात करते हैं कि भीमबेटका कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, भीमबेटका आपके रायसेन जिले में है। और रायसेन जिला कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके एमपी में। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। राज्यपाल राज्य का नामित प्रमुख है, जबकि वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जनता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, राज्य का प्रमुख कौन होता है, वो होता है आपका राज्यपाल, लेकिन वो नॉमिनेटेड होता है, नामित होता है। लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसके हाथ में होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो होती है आपके मुख्यमंत्री के हाथ में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। 1951-52, 1950-51, 1952-53 या फिर इनमें से
कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 1 1951 से लेकर 1952 के बीच में, जिसमें कौन की सरकार बनी थी, तो ध्यान रखना है कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और कांग्रेस के नेता जो कि पीएम बने थे वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1। राज्य प्रभाग में प्रशासनिक प्राधिकारी क्या कहलाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आयुक्त, तहसीलदार या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है चीज़ों को उस पर ध्यान देना है। राज्य में प्रभाग में प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। पहले प्रभाग का मतलब समझ लिए, फिर आप इजीली आप बता पाएंगे। प्रभाग को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे मंडल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो हिंदी में शब्द होता है यहाँ पर मंडलायुक्त होता है, जो भी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी होता है वो। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आयुक्त, तहसीलदार, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आयुक्त, जिसे हम क्या कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 3। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये शब्द आप कहाँ पे दे रखे हैं, तो आर्टिकल नंबर जैसे ही आप 53 पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहा गया है कि जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 71 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है उसे फिर से हम रीड करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में स्वतंत्र संस्थान से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 71। किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलेखित किया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का अर्थ समझिए। पहले पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अंतर्गत जनसंख्या का ह्रास, मतलब क्या है इस बात का, यहाँ पर देखिए 2011 यानी 2001 से लेकर 2011 के मध्य में किसी की जनसंख्या मान के चलिए यहाँ पर आपकी 1000, लेकिन यहाँ पर आपकी 950 रह गई है, तो यानी डिक्रीमेंट हुआ है। ऐसा राज्य आपको बताना है कि 2001 से लेकर 2011 के मध्य में जिस राज्य की जनसंख्या डिक्रीमेंट हुई हो। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 नागालैंड की जनसंख्या डिक्रीमेंट हुई है। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है, महानदी, मूसी, गोदावरी, कृष्णा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है उस पर हम बात कर लेते हैं। हैदराबाद कौन सी नदी पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये मूसी नदी के तट पर आपका स्थित है। एक एक करके हम बात करते हैं मूसी नदी की। तो मूसी जो नदी है आपकी वो कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा जो शब्द आपको याद रखना है यहाँ पर हैदराबाद के बारे में याद रखना है। हैदराबाद कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना की राजधानी है। क्या है, तेलंगाना की राजधानी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। कोयला एक उदाहरण है अवसादी सेल का, आग्नेय सेल का, रूपांतरित सेल का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर जो पूछा गया है कि कोयला जो होता है वो किसका उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपसादी सेलों का। वे 2 ग्रह जिनमें कोई उपग्रह नहीं है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, शनि, शुक्र, मंगल या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसे 2 ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है वो हैं ऑप्शन नंबर 1 बुध और शुक्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये अरब सागर में आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत आपके छोटे छोटे द्वीप आते हैं और छोटे छोटे द्वीपों की संख्या कितनी है, तो उनमें आपके 36 संख्या है आपके छोटे छोटे द्वीपों की। जब बात की जाती है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखना है ये जो द्वीप हैं आपके प्रवाल भित्ति के बने हुए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपका आता है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो राजधानी है वो कवरत्ती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में डिजिटल शक्ति के तहत किसी नई पहल की घोषणा की गई। मुफ्त रेडियो वितरण, सरकारी सेवाओं का 100% पेपरलेस डिजिटलीकरण और ई ऑफिस, इंटरनेट प्रतिबंध, केवल शहरों में फाइबर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो पूछा गया है, क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत डिजिटल शक्ति के तहत किसी नई पहल की घोषणा की गई थी, उसके अंतर्गत क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बजट 2025-26 की बात की गई है, लेकिन आप लोगों को जो बजट पढ़ना है वो यूपी बजट 2026-27 का बजट आपको पढ़ना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से आपके 100% आपके पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना है। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर फुल लेंथ वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति का संबंध है। सोने की खान, कपास उत्पादन, जूट उत्पादन, रेशम उत्पादन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है? स्वर्ण फाइबर क्रांति की बात की गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जूट उत्पादन को हम इस क्रांति के नाम से संबंधित करते हैं। एक एक करके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जूट उत्पादन के प्रोडक्शन की। तो भारत की कौन सी रैंक इसके अंतर्गत आती है, तो ध्यान रखना है भारत की आपकी वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक आपकी आती है। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट आपका वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? जूट का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 2027 तक कितने गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? 5 गीगावाट, 10 गीगावाट, 50 गीगावाट, 22 गीगावाट या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश की सौर नीति 2022 के अंतर्गत 2027 तक कितने गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4, 22 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है? आयात पर प्रतिबंध लगाना, कर लाभ और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान कर निर्यात बढ़ावा देना, केवल सरकारी कृषि फार्म बनाना, विदेशी दरों को नियंत्रित करना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं, SEZ कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कर लाभ और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान कर निर्यात को बढ़ावा देना। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत रेलवे स्टेशन का उपयोग किस लिए किया जा रहा है? केवल विज्ञापन के लिए, स्थानीय कार्यक्रम के उत्पादों को एक स्थायी बाजार मंच प्रदान करने के लिए, टिकट काउंटर बढ़ाने के लिए, रेल पटरियों की मरम्मत करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। ध्यान रखिएगा,
OSOP योजना भी इसे हम कहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, स्थानीय कार्यक्रम के उत्पादों को एक स्थायी बाजार मंच प्रदान करने के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन का क्या लक्ष्य है? केवल कृषि विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाना, इनमें से कोई नहीं, गाँव को पूरी तरह शहरों में बदलना, गाँव के एक समूह का विकास करना जिनमें सारी सुविधाएं हों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो पूछा गया है वो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं हमेशा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है ऑप्शन नंबर 5, गाँव के समूह का विकास करना जिनमें शहरी सुविधाएं उपलब्ध हों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो मिशन है कब प्रारंभ किया गया था, क्वेश्चन अक्सर करके आपका आ जाता है। तो ये प्रारंभ किया गया था आपका 21 फरवरी 2016 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश के भू राजस्व अधिनियम के किस धारा के तहत लेखपाल की नियुक्ति और कार्यों का वर्णन है? धारा 20, धारा 27, धारा 33, धारा 23, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम के कौन सी धारा के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग और कार्यों का वर्णन आपका किया जाएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, धारा 23 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम कौन सा अधिनियम है? तो ये 1901 का अधिनियम है। ये चीज़ आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस चीज़ का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना कंपलसरी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? डिजिटल इंडिया मिशन, सागरमाला, PM दिशा, PM वाणी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चल रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डिजिटल इंडिया मिशन आपका चल रहा है डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1950, 1951, 1952, 1954, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये आया हुआ है। एक एक करके हम यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे हम CDP कहते हैं, ध्यान रखना है, कभी शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। इसकी शुरुआत कौन से वर्ष की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। एग्जैक्ट डेट अगर आपको याद करनी है तो जो एग्जैक्ट डेट है वो है आपकी 2 अक्टूबर। कितना है? 2 अक्टूबर 1952 में इसे प्रारंभ किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, प्रवासी भारतीयों को उनके पैतृक गांव में विकास कार्य में भागीदारी बनाना, भूमिहीन किसानों को जमीन देना, गांव की सड़कों का नामकरण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ध्यान रखिएगा, इस योजना से संबंधित क्वेश्चन पहले भी आपके पूछे जा चुके हैं। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का, उसके अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो ऐसे लोग जो अपने गांव से निकल के देश विदेश में जा चुके हैं और पैसा कमा चुके हैं, तो वो अपने पैतृक गांव के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत लाभ क्या होगा वो भी चीज़ आपको समझनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पर डिटेल है आपका, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, विलेज में रहता था, पहले विलेजर है, और अब चला गया वो किसी सिटी में, जहाँ पर उसने अच्छा पैसा कमा लिया, धन कमा लिया उसने, और वो कह रहा है कि मैं अपने गांव में, यानी अपने गांव में कुछ बनवाना चाहता हूँ अपने पूर्वजों के नाम पे। जैसे हो सकता है वो रोड बनवाने की कहे, हो सकता है कि वो अपने हॉस्पिटल बनवाने की कहे, अपना योगदान दे सकता है, स्कूल बनाने में योगदान दे सकता है। इसमें जब वो योगदान
60% देगा और 40% आपकी राज्य सरकार पैसा लगाएगी। यानी यहाँ पर वो व्यक्ति पैसा लगाएगा और यहाँ पर आपकी सरकार गवर्नमेंट पैसा लगाएगी। इसके बदले क्या किया जाएगा कि जो यहाँ पे जो नामकरण है, नाम है वो उसके एंसेस्टर्स के नाम पर रखा जाएगा, यानी उसके पूर्वजों के नाम पर वो अपना नाम रखवा सकता है और अपने विलेज के विकास कार्यों में भागीदारी कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? रूस से हथियार खरीदना, रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना, सेना की संख्या बढ़ाना, पुराने हथियारों को नष्ट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस एक ये पहल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बोला गया कि उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना, इसका मेन उद्देश्य है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे कब प्रारंभ किया गया था, तो ध्यान रखना है 2018 में किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सही आंसर है यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग किसका एक क्षेत्र है? रोबोटिक, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में डीप लर्निंग का क्या एक क्षेत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मशीन लर्निंग। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों को किस नाम से जाना जाएगा? एस्ट्रोनॉट, गगनोनॉट, कॉस्मोनॉट, टाइकोनॉट, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर आपके जो पहले यात्री जा रहे हैं, पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 गगननॉट्स के नाम से उन्हें जाना जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अक्सर करके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कार्टोसैट श्रृंखला की उपग्रह का मुख्य उपयोग क्या है? टेलीविजन प्रसारण, मौसम की भविष्यवाणी, पृथ्वी अवलोकन और मानचित्र, इंटरप्लेनेटरी मिशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो कार्टोसैट श्रृंखला के उपग्रह का मुख्य उपयोग क्या है, तो वो है आपके पृथ्वी का अवलोकन और मानचित्र करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3। अगस्त 2025 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस औद्योगिक समूह को संस्थाओं द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की? टाटा समूह, रिलायंस समूह, अदानी समूह, बिरला समूह, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगस्त 2025 की बात हो रही है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस औद्योगिक समूह को संस्थाओं द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की है? टाटा समूह, रिलायंस समूह, अदानी समूह, बिरला समूह, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 अदानी समूह ने अधिग्रहण कर लिया है किसे? जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को। जून 2025 को किस स्थान पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय उद्घाटन किया गया? हैदराबाद, करीमनगर, निजामाबाद, वारंगल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि आपके राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निजामाबाद में। निजामाबाद में कब हुआ है? जून 2025 की बात की जा रही है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था या उद्घाटन किया गया था? तो ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जो कि आपके होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दिसंबर 2025 को CII इंडियाज़ 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई, इंदौर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? एक एक करके हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है
कि CII इंडियाज़ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। मुंबई 2025 को कौन से देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 6वां सदस्य बना। मॉरिशस, सेशल्स, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 6वां सदस्य देश कौन बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेशल्स इसका 6वां सदस्य बना है। कब, आपका 2025 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे जो शब्द आपका लिखा हुआ है वो मुंबई नहीं है, जबकि नवंबर 2025 है। क्या है, नवंबर 2025 में ये 6वां सदस्य देश बना है। नवंबर 2025 को विश्व का पहला वाईफाई 7 सेवा शुरू करने वाला हवाई अड्डा कौन सा था। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ओमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रियाद किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। नवंबर 2025 की बात की जा रही है कि विश्व का पहला वाईफाई 7 सेवा शुरू करने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 5 जून, 22 मार्च, 16 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, 5 जून को, 22 मार्च को, 16 सितंबर को या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, 22 मार्च को विश्व जल दिवस आपका प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है। जबकि जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं, 22 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे, ध्यान रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम इस दिन। वहीं अगर हम 5 जून की बात करते हैं तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है आपका। वहीं अगर 16 सितंबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड ओजोन डे आपका मनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। रोटरडैम कन्वेंशन का संबंध किससे है। आर्द्रभूमि संरक्षण, ओजोन संरक्षण, बाघ संरक्षण, खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के पूर्ण सूचित सहमति प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात करते हैं रोटरडैम की। रोटरडैम कन्वेंशन का संबंध किससे है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के पूर्ण सूचित सहमति करने से इसकी प्रक्रिया का संबंध है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, ऑलिव रिडले कछुआ या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जा रही है तो वो है आपका गंगा डॉल्फिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके आपके पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो गंगा डॉल्फिन है वो आपका कब बना है। तो ध्यान रखना है, इसे भारत सरकार के द्वारा 2009 में घोषित किया गया था। इको मार्क प्रमाणन भारत के किन उत्पादों को दिया जाता है। जो आर्थिक रूप से सस्ते हों, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, शुद्ध सोने से बने हों, निर्यात किए जाते हों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि इको मार्क प्रमाणन भारत के किन उत्पादों को दिया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो पर्यावरण के अनुकूल हों। साइलेंट वैली आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था। उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, असम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साइलेंट वैली आंदोलन की बात की जा रही है कि किस राज्य में ये आपका हुआ था। अब इस प्रकार के तो क्वेश्चन आपके 100% आने ही आने हैं, चीज़ों को ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये केरल राज्य में आपका हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान कब से प्रभावित हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की पूछा गया कि उसके द्वारा एक मिशन चालू किया गया था नो हेलमेट नो फ्यूल, कब से ये प्रभावी हुआ था, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। सरकार ने शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने 15 अगस्त 2025, 2 अक्टूबर 2025, 1 सितंबर 2025, 1 जनवरी 2026।
तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1 सितंबर 2025 से इसे लागू कर दिया गया और प्रभावी माना गया है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड संबंध है इनका। क्या है? करंट अफेयर्स हैं आपके। अब करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट कहाँ से पढ़ लेना है विद इन 1 वीक, ये चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग होगी। तो ध्यान रखिएगा, कंप्लीट 2025 का करंट अफेयर्स आपको रीड करना ही करना है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। साथ ही साथ में आपके जनवरी से लेकर आपके अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। दोनों की ही आपकी 2 वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें आपका कंप्लीट पढ़ाया गया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है टोटली मटेरियल, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 113 संविधान संशोधन विधेयक 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चुनाव सुधार, नए राज्यों का गठन, मंत्रियों को पद से हटाना, महिला आरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए 113 संविधान संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, महिला आरक्षण से संबंधित ये विधेयक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर जो सही आंसर है इसका है वो है मंत्रियों को पद से हटाना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर है आपका 3। आदि कर्म योगी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? श्रम मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आदि कर्म योगी अभियान है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक किस शहर में स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक की बात की जा रही है कि कौन से आपके शहर में ये स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ये स्थित है आपके हैदराबाद में। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा कौन सी है? पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या केरल, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चलने वाली जो विधानसभा है वो कौन सी होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली विधानसभा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 5वीं या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी पीढ़ी में आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ध्यान रखिएगा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका 4th पीढ़ी का माना जाता है। किसका माना जाता है? 4th पीढ़ी का आपका माना जाता है। इस प्रकार जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? डाटा का आकार, नेटवर्क की गति, डाटा ट्रांसफर दर, IP एड्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, आपका डाटा ट्रांसफ़र की दर है। नेटवर्क बैंडविड्थ क्या है आपकी? वो है डाटा ट्रांसफ़र की दर। कंप्यूटर के भौतिक भागों को बनाए रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कंपाइलर या फिर इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के भौतिक भागों को बनाए रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। भौतिक भागों की बात की जा रही है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? परिवर्तनशील, केवल पढ़ने योग्य, गैर परिवर्तनशील, केवल लिखने योग्य या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो फ्लैश मेमोरी होती है किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। अब स्टोरेज डिवाइस आपसे पूछी जाती है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल पढ़ने के लिए। लाइट पेन किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, मैकेनिकल डिवाइस, ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस, ऑडियो डिवाइस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर लाइट पेन की बात की गई है कि किस प्रकार का आपका इनपुट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 3, ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। CRT मॉनिटर का पूर्ण रूप क्या है? कलर रीडर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर रेजोल्यूशन तकनीकी, कैथोड रे ट्यूब, सेंट्रल रिसीवर टर्मिनल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो CRT मॉनिटर का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैथोड रे ट्यूब। कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज को एक्सेस करने के लिए पोर्ट 80 का उपयोग करता है? HTTPS, HTTP, FTP, TEL-NET, नन ऑफ दिस। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल है, क्या है, जो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए पोर्ट 80 का उपयोग करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2, HTTP। अब HTTP क्या है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका प्रोटोकॉल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। गूगल असिस्टेंट या सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट किस गैजेट के उदाहरण हैं? केवल आउटपुट के, केवल सॉफ्टवेयर के, केवल इनपुट के, आर्टिफिशियल संचालित IT गैजेट, केवल आउटपुट, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गूगल असिस्टेंट या सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट कौन से गैजेट है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, आर्टिफिशियल संचालित IT गैजेट। मेल इनबॉक्स फोल्डर में क्या संग्रहित होता है? भेजे गए मेल, अप्रूव्ड मेल, प्राप्त हुए मेल, डिलीट किए हुए मेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा गया है। यहाँ पर देखो जो बोला जा रहा है वो है आपका ईमेल। क्या है? ईमेल इनबॉक्स फोल्डर में, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ईमेल इनबॉक्स फोल्डर में क्या संग्रहित होता है? भेजे गए मेल, अप्रूव्ड मेल, प्राप्त हुए मेल, डिलीट किए गए मेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, प्राप्त हुए मेल सभी के सभी यहाँ पे स्टोरेज आपके होते हैं। मोबाइल फ़ोन पर ब्लूटूथ तकनीकी का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी इंटरनेट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तेज चार्जिंग, कम दूरी वाले वायरलेस कनेक्टिविटी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को 90% लोगों को पता हुआ कि जो ब्लूटूथ तकनीकी का उपयोग होता है वो है कम दूरी वाले वायरलेस कनेक्टिविटी को बनाने के लिए। MS वर्ड में पैराग्राफ को दाएं संगठित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सेंट्रल R, सेंट्रल L, सेंट्रल E, सेंट्रल J, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, पैराग्राफ को आपको दाएं ले जाना है तो आपको पता है कि दाएं का मतलब है आपको राइट में ले जाना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, सेंट्रल R। MS एक्सेल में यदि आप किसी सेल के अंदर नई लाइन बनाना चाहते हैं तो कौन सी कुंजी संयोजन दबाते हैं? कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि आप MS एक्सेल में वर्क कर रहे हैं और एक ही सेल में अंदर कोई नई लाइन आपको बनानी है तो कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, टैब प्लस एंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ऑल्ट प्लस एंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सटेंशन का क्या उद्देश्य है? फाइल की गति मापन, फाइल को डिलीट करना, फाइल के प्रकार को पहचानना, फाइल को प्रिंट करने के लिए खोलना, या इनमें से कोई नहीं।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सटेंशन नाम का क्या उद्देश्य होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 फाइल के प्रकार को पहचानना फाइल के एक्सटेंशन नाम का उद्देश्य होता है। जैसे देखिए, अगर फाइल के नाम के आगे .pptx लिखा हुआ है तो ये जो फाइल होगी वो पावर पॉइंट की होगी, ये इसकी क्या है, पहचान बन जाती है। इसी तरह से अगर .docx लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सर कि ये वो जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट की फाइल है, टेक्स्ट की फाइल है आपकी। इसी तरह से अगर मान के चलिए कि XLEX लिखा हुआ है तो इसका मतलब है सर वो एक्सेल की फाइल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। भारत में यूपीआई की शुरुआत किसने की? RBI, SEBI, NCPI, SBI या इनमें से कोई नहीं। कुल मिला के जब ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं तो आप यूपीआई का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इसकी शुरुआत कौन सी बैंक के द्वारा की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, NCPI के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब NCPI क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, वो आपको लर्न रहना चाहिए, तो ध्यान रखना है। नेशनल, इसकी फुल फॉर्म हमेशा आपसे पूछी जाती है, ध्यान रखना है। नेशनल कॉर्पोरेशन पेमेंट ऑफ इंडिया, इसकी ये तो हो गई आपकी फुल फॉर्म। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरुआती चरण में रोबोटिक्स का क्या योगदान था? केवल गणना करना, भौतिक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांतों का अनुप्रयोग, डाटा स्टोर करना, ईमेल भेजना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआती चरण में रोबोटिक्स की बात की जा रही है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना प्रदेश के किस जिले में घटित हुई थी? देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि चौरी चौरा की घटना प्रदेश के कौन से जिले में घटित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये गोरखपुर में आपकी घटना घटित हुई थी। अब हम बात करते हैं कि ये घटना कब घटित हुई और ये घटना क्या थी। तो ध्यान रखना, उस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, ये चीज़ें आपको याद करनी है। वैसे तो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय। जब आंदोलन चल रहा है कब से कब तक? 1920 में ये प्रारंभ हुआ था। तो आपके कुछ जो क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारियों ने क्या किया कि वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन को देखा। क्रांतिकारी लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। क्या लगा दी? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। कब आग लगा दी? तो आग लगाई थी आपकी 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। उसी दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और ये घटना घटित हुई थी आपके गोरखपुर जिले में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मध्यकालीन इतिहास में जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में कराई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम यहाँ पे डिटेलिंग बात करेंगे। यहाँ पूछा गया है कि जो जौनपुर शहर है उसकी स्थापना तो किसके द्वारा की गई है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है। लेकिन क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा गया है किसकी स्मृति में की गई है, ये क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया गया है आपका जौनपुर शहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या इनमें से कोई नहीं। तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है ऑप्शन नंबर 3, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ध्यान रखना है, ये आपका 2073 कितना है? 2073 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये आपका फैला हुआ है। ध्यान रखना है, जब आपका ये सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है, और मिनिमम कौन सा होगा, मिनिमम भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो वो है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
माता टीला बांध प्रदेश में किस नदी पर बनाया गया है? कैन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, रिहंद नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि जो माता टीला बांध है आपका वो कौन सी नदी पर आपका बना हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये बेतवा नदी पर आपका बना हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कौन से ज़िले में बना हुआ है, तो ध्यान रखना है ये आपका ललितपुर ज़िले में आपका बना हुआ है। चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। पीतल नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध प्रदेश का कौन सा जिला जो अपने धातु शिल्पकार के लिए जाना जाता है? मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, बरेली या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका पीतल नगरी के नाम से जानती है, कौन सा प्रदेश का जिला है, ये क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुरादाबाद। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो रामपुर को किसके लिए जानते हैं? तो रामपुर आपको पता है कि चाकू के लिए जानते हैं इसे हम, रामपुरी चाकू। अलीगढ़ को आप ताले के लिए जानते हैं, काफ़ी फेमस है। और बरेली आपका काजल के लिए जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है? मोदी नगर, गोरखपुर, बरेली, नोएडा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम रबड़ कारखाना की बात की गई है, कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये मोदी नगर में आपका स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये जो सही आंसर होगा इसका वो है आपका बरेली। ये बरेली में आपका स्थित है। बरेली में कहाँ पर स्थित है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बरेली में आपका ये फतेहगंज में आपका स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 सीटों का स्थान कहाँ जाने वाला नैमिषारण्य जिला किस जिले में स्थित है? सीतापुर, चित्रकूट, अयोध्या, बलिया या इनमें से कोई नहीं। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, फिर से पढ़ रहा हूँ। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है इसे। और 30,000, यहाँ पर जो 30,000 वाला शब्द है वो भी आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। 30,000 तीर्थ स्थलों का स्थान है। क्या है? सीट नहीं है, यहाँ पर तीर्थ है ये स्थान। नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य कौन से जिले में स्थित है? सीतापुर, चित्रकूट, अयोध्या, बलिया या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ये सीतापुर जिले में आपका स्थित है। पूर्वांचल का वह प्रमुख लोकगीत कौन सा है जो वीरता और स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित है, जिसे प्राय अहीर समुदाय द्वारा गाया जाता है? बिरहा, रसिया, सोहर, चेती या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। पूर्वांचल का है एक लोकगीत कौन सा है जो आपका गाया जाता है लोक कथाओं पर, जिसे प्राय अहीर समुदाय द्वारा गाते हैं? ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो लर्न करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नवंबर 2025 में प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के यह एक्सप्रेस किन 2 शहरों को जोड़ेगा? नोएडा, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन की डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। इसका निर्माण कार्य ऑलरेडी हो चुका है। नवंबर 2025 छोड़िए 2026 में भी इसका कार्य पूरा हो चुका है। किन 2 शहरों के मध्य है ये आप समझ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो है आपका मेरठ और प्रयागराज को ये जोड़ेगा। एक एक करके अब इसकी बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मुझे इसकी बात करनी है। सबसे पहले इसकी हम लेंथ की बात कर लेते हैं कि सर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो वो लेंथ है आपकी 594 किलोमीटर की टोटल। ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी। दूसरा है कि ये कितने ज़िलों से होकर गुजरेगा। तो ध्यान रखना है ये टोटल आपके 12 ज़िलों से होकर आपका गुजरेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा जो पॉइंट है आपका, हाल ही में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। उद्घाटन कर दिया गया कहाँ पर?
बरेली जिले में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। किन के द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले जहाँ पर आपका 11 घंटे का समय लगता था आपको मेरठ से प्रयागराज जाने में, अब मात्र 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। ऑल ओवर 6 घंटे का समय आपका दिखाता है। आपातकालीन यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप भी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। एयर स्ट्रिप भी यहाँ पे बनी है। पहले भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एयर स्ट्रिप उत्तर प्रदेश में कहाँ बनी है, तो ये बनी है आपके शाहजहाँपुर में। इसी का ही पार्ट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दिसंबर 2025 में प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत किस शहर में राज्य के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, आगरा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। प्रदेश में वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत कौन से शहर में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, गौतम बुद्ध नगर। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा, इज्जतनगर, झांसी, करनाल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम इसकी बात करेंगे। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका ऑप्शन नंबर 3, ये झांसी में आपका स्थित है। अब ये जब झांसी में स्थित है तो इसकी स्थापना भी की गई होगी। कब इसकी स्थापना की गई है? तो 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 62 है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा, प्रयागराज, झांसी, मेरठ या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की बात की गई है, कौन से जिले में ये स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये मथुरा जिले में आपकी स्थित है। मथुरा जिले में ध्यान रखिएगा एक जगह का नाम है मखदूम। अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये मखदूम में आपकी स्थित है, जो पड़ता है आपके मथुरा जिले में। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, मथुरा। हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त का जन्म प्रदेश के किस जिले में हुआ है? झांसी, वाराणसी, उन्नाव या फिर महुआ। क्वेश्चन क्या है वो बात समझते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पूछा गया है कि इनका जो जन्म है वो कौन से जिले में हुआ है, और इन्हें एक उपाधि भी मिली है, वो मिली है आपके राष्ट्रीय कवि की। तो कहाँ पर क्या आंसर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। झांसी, वाराणसी, उन्नाव, महुआ या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, इनका जन्म आपका झांसी में हुआ है। प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? 3, 4, 5, 6 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सोनभद्र जिला है जो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करता है आपका सोनभद्र? मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है आपका MP, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है आपका झारखंड। तो यहाँ पर इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। प्रशासनिक दृष्टि से संभल जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंबासा, चंदौसी, बहजोई, संभल शहर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो पूछा गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहजोई में इसका मुख्यालय आपका स्थित है। प्रदेश में पाई जाने वाली सहारिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है
कि शहरिया जनजाति मुख्य रूप से कौन से ज़िले में निवास करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ललितपुर ज़िले में ये आपकी निवास करती है। बमरौली हवाई अड्डा प्रदेश के किस शहर में स्थित है? कानपुर, बरेली, प्रयागराज, सहारनपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया कि बमरौली हवाई अड्डा प्रदेश के कौन से शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये प्रयागराज जिले में आपका स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 65.5%, 77.7%, 61.1%, 72.3% या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज आपका पूछा गया है कि वो आपका कितना है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2, 77.7% आपका ग्रामीण है, जबकि 22.2 आपका शहरी आपकी जनसंख्या है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर या फिर इनमें से कोई नहीं। फिर से रीड करते हैं। उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा, ये राज्यपाल बनने के साथ साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट वुमेन थी जो किसी भी स्टेट की गवर्नर बनी थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कौन सी वुमेन थी? तो ये इंडियन वुमेन थी। कब से कब तक के लिए बनी थी? तो 1947 से 1949 के मध्य ये आपकी रही थी गवर्नर यूपी की। जबकि सुचेता कृपलानी सेम कंडीशन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है ये भी आपकी। अब इनकी उपाधि क्या है वो चीज़ आपको लर्न करनी है। तो ये जो आपकी बनी है ऑल ओवर किसी भी स्टेट में पहली सीएम बनी थी। ध्यान रखना है, कोई भी चाहे भारतीय स्टेट हो उसमें वुमेन सीएम बनने वाली प्रथम महिला थी सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन पूछा गया राज्यपाल से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसी है? गंगा, यमुना, राप्ती, गोमती या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे आप कि जो लखनऊ है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ आपका लखनऊ शहर है। ध्यान रखिएगा, कुछ शहर हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है, अलग अलग नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे अगर मैं गंगा नदी की बात करता हूं तो इस नदी के किनारे जो अच्छा शहर बसा हुआ है वो है आपका कानपुर है। वाराणसी है जहां से क्वेश्चन अक्सर करके पूछे जाते हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। वाराणसी है आपका। प्रयागराज बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे पर, जो कि अक्सर करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यमुना नदी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे 2 शहर ऐसे हैं जो आपको लर्न करने हैं, एक है आगरा, दूसरा है आपका मथुरा। राप्ती नदी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप गोरखपुर को लर्न करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4। मुगल शासक अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा, जौनपुर, प्रयागराज, अलीगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, मुगल शासक अकबर का मकबरा पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आगरा शहर में इनका मकबरा स्थित है। कहाँ बना हुआ है? तो ध्यान रखना, आगरा में एक जगह है जिसका नाम है आपका सिकंदरा। सिकंदरा में इनका मकबरा बना हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मुगल शासक कब से कब तक शासक रहे थे? तो ये रहे थे आपके 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 1। इस प्रकार हमारे 80 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन भी मिल सके। जैसा कि आज आपकी जो डेट है वो 14 मई आपकी कंप्लीट डेट हो चुकी है, मतलब मात्र आपके पास 1 वीक का समय बचा हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए।
क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 मई 2026 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है और उसके लिए चाहिए आपको कंप्लीट रिवीजन। अब कंप्लीट रिवीजन में क्या क्या रिवीजन चाहिए आपको वो समझ लीजिए। आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे यूपी जीके के, प्लस यूपी जीके आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी जो कि 20 नंबर की आ रही है। तो इस आपका कंप्लीट देखिए करंट अफेयर्स और यूपी जीके से संबंधित 500 प्लस का मैराथन वीडियो आपका चैनल पर संडे को अवेलेबल होगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, जिससे कि आपका फास्ट रिवीजन हो सके। और हो सकता है कि उम्मीद है कि इसका जो मैराथन है वो मैं कल या परसों 2 दिन के अंतर्गत यानी 15 मई और 16 मई के मध्य में ये मैराथन आपके लिए अवेलेबल होगा, जिसके अंतर्गत कंप्लीट 2025 और 26 के करंट अफेयर्स अवेलेबल होंगे और यूपी जीके के जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन सब से संबंधित एक मैराथन अवेलेबल होगा ये 2 दिनों के अंतर्गत। इस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो आपकी आएगी बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका आना ही आना है उत्तर प्रदेश स्पेशल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब आपके पास 1 वीक का समय है। दूसरा जो आप चीज़ों से मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि आपकी जो एग्ज़ाम सिटी है वो ऑलरेडी आ चुकी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी एग्ज़ाम सिटी को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम एक अंदाज़ा लगा सकें कि कितने दूर आपके सेंटर जा रहे हैं। एक नॉर्मलाइजेशन चीज़ें जैसी हो जाती हैं कभी कभी कि बच्चों से जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ने की कोशिश वहाँ पर हो जाती है। इस मैराथन के लिए आप रेडी रहिए। 1 या 2 दिन में आपकी मैराथन चैनल पर उपलब्ध होगी। उसका नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आप बेल आइकन जो दे रखा है उसको प्रेस कर लो, जिससे कि समय पर आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, आप हमसे जुड़े रहिए। आज का आपके लिए इतना ही है। आपके लिए सबके लिए धन्यवाद।